नमस्कार, मैं हिमांशु भायनी और आप देख रहे हैं द हिमांशु भायनी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। इस शो में हम बात करते हैं ज्यादातर बाजारों की, बाजारों के जो हाल रहे, खास करके शेयर बाजार के, और उसके ऊपर क्या मतलब कौन से फैक्टर्स है जो बाजार को इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मार्केट रहा। हालांकि अ, अगर हम बुधवार की बात करें, आज गुरुवार है, बुधवार के दिन मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज रहा है। फ्लैट, बिल्कुल जैसे हमने कहा था, ना ही बहुत ही ऊपर बहुत ही नीचे, एक फ्लैट टोन में मार्केट चालू बंद रहा है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि अपने सहयोगी से मैं कहूँ कि स्लाइड नंबर 1 दिखाए। इंडिया इक्विटी मार्केट्स इंडाइसिस ट्रेडिंग मोमेंटम, तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी, हालांकि निकी और एसएससी शंघाई, वहां के जो इंडाइसिस है वो एशियाई मार्केट के इंडाइसिस नेगेटिव रहे। बट भारतीय शेयर बाजार में एक तरीके से तेजी का माहौल देखने को मिला, पॉजिटिव नोट पे बाजार बंद रहा। 0.2% की बढ़त आप समझ सकते हैं। अ, ज्यादातर थीम्स, की थीम्स अगर देखें तो क्या थी कि वॉलेटाइल बट रेजिलिएंट इंडियन मार्केट्स डिस्पाइट ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल प्रेशर, दे रिमेन पॉजिटिव। आईटी एंड एनर्जी लिंक्ड काउंटर सपोर्टेड बेंचमार्क रिकवरी, मतलब एनर्जी और आईटी के जो स्टॉक्स है उसकी वजह से जो रिकवरी देखने को मिली, या जो पॉजिटिविटी का माहौल हमको देखने को मिला, वो इसलिए देखने को मिला। बैंकिंग एंड कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो बैंकिंग कंजम्पशन में भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का, एक तरीके का जो स्टॉक्स है उसके, वो भी अब होते हुए दिखे। लेटेस्ट हेडलाइंस अगर हम देखें गुरुवार के दिन की क्या थी, जब मार्केट बंद हो रहा था तब, क्योंकि हम उस टाइम पे ये ट्रैक करते हैं ज्यादातर, तो सेंसेक्स की हेडलाइंस थी और किस तरीके से टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की बात थी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन वगैरह की। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2 के ऊपर चले जाते हैं। स्लाइड नंबर 2 के ऊपर देखिए कि किस तरीके से मार्केट मतलब आगे बढ़ा है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है। तो मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कहूँ कि स्लाइड नंबर 2 पे चले आइए। तो रुपी, ऑयल शॉक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस, 96.96 पे चला गया है रुपया, मतलब 97 कभी भी कर सकता है। प्रीवियस लो जो था वो 9653 का था। की ड्राइवर्स, राइजिंग ऑयल प्राइसेस, बिल्कुल ये तो आपको पता ही है कि ऑयल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो वो रुपये के ऊपर कहीं ना कहीं असर कर रहे हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस यूएस के जो है उसके वजह से, मतलब एक फ्यूल ग्लोबल रिस्क, वो हम नकार नहीं सकते, ये बात भी है। और कैपिटल आउटफ्लोज एंड वीकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, युद्ध के चलते जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से चाहे आने चाहिए भारत में, वो शायद नहीं आ पाएंगे। तो थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे ताकि स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। उस टाइम की अगर हेडलाइंस के बारे में हम बात करें पिछले 24 घंटे के अंदर, तो रुपी टम्बल्स रिकॉर्ड लो 96.96 वर्सेस यूएसडी, यूएस ईरान स्टेलमेट स्ट्रोक्स ग्लोबल इन्फ्लेशन फियर, फॉलिंग रुपी रिवेलिंग अ बिगर क्राइसिस ऑफ फ्लीइंग मनी। तो हर कोई अब कहने लगा है, प्रधानमंत्री से लेके कॉर्पोरेट जगत में सब जगह पे ये बातें होनी शुरू हो गई है। तो इस बार शायद अप्रेजल्स कैसे आएंगे ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अप्रेजल्स का वैसे भी मार्केट भारत में जो है वो 5% से लेके 7-8% तक का है। हर साल 5 से 7%, 8% बढ़ता था, लेकिन इस बार कंपनियों के पास अप्रेजल के लिए क्या पैसा रहेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया रिव्यूज कर्व्स ऑन नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स टू सपोर्ट रूपी, बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये बातें हमने बिल्कुल देखी है। सिटी बैंक सीज इंडिया टाइटनिंग करेंसी कंट्रोल्स टू हॉल्ट रूपी स्लम, मतलब ये इंडिया ने जो मेजर्स लिए हैं उसके चलते लगता है कि इससे ज्यादा रुपया गिरेगा नहीं, लेकिन लगातार रुपया गिरता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय, लेकिन इसके बीच भी बाजार अप रहे। रुपी डिप्रिसिएशन इंक्रीजिंग लिंक टू ऑयल इंपोर्ट्स, कैपिटल आउटफ्लोज एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क, नो डाउट अबाउट दैट। पॉलिसी मेकर्स एक्सप्लोरिंग इंपोर्ट मैनेजमेंट, रिजर्व सपोर्ट एंड टाइट करेंसी स्टेबिलाईजेशन मेजर्स। तो मतलब जो रेगुलेटर्स है, खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इन मुद्दों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बैठा है कि इंपोर्ट का मैनेजमेंट कैसे करें, उसमें जो ड्यूटीज वगैरह जो बढ़ाई है, बाकी रिजर्व सपोर्ट कैसे मैनेज करें, और टाइटर सिक्योरिटी करेंसी स्टेबलाइजेशन के ऊपर बात करें। हालांकि जो डिविडेंड है वो बहुत बढ़ा जाने वाला है, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आने वाले दिनों में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता नहीं है, चिंता जो है वो पब्लिक को है। इन्फ्लेशन फियर्स इंटेंसिफाइंग अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स ड्रिवन बाय हायर ऑयल प्राइसेस एंड सस्टेन रेट प्रेशर। तो यही सब है हर जगह पे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ही नुस्खे आजमाए जाते हैं कि इंपोर्ट को कैसे कर्ब किया जाए, एक्सपोर्ट के ऊपर कैसे ड्यूटी लगाई जाए, ताकि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व वगैरह जो बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। तो आउटलुक अगर हम देखें तो रुपी मूवमेंट्स विल रिमेन सेंसिटिव टू ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ग्लोबल रेट ट्रेजेक्टरी एंड कैपिटल इनफ्लोज इन नियर टर्म। तो ये बहुत क्लियर बात है कि हॉर्मूज की जो, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या एक्शन होती है उसके ऊपर रुपये का मदार है और रुपया उस दिशा में जाएगा। Persistent external shocks are testing India's resilience, मतलब
macro resilience, तो policy response and global stability will be the key for restoring the rupee. तो ये मुद्दे ज्यादातर चर्चा में छाए हुए हैं कि किस तरीके का माहौल बन सकता है रुपये को लेके और उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। आइए चले जाते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। स्लाइड नंबर 3 के ऊपर अगर हम बात करें तो फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी सिक्योरिटी, पावर डिमांड की बात है। 260.45 गीगावाट 19 मई को सबसे ज्यादा इंडिया ने अचीव किया है, ऑल टाइम हाई पीक पावर डिमांड, क्योंकि गर्मी भी उस तरीके की है, एयर कंडीशंस भी चलते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली की सबसे बड़ी जो डिमांड थी 260.45 गीगावाट 19 मई के दिन रजिस्टर हुई है। सेक्टर वाइज डिमांड अगर हम देखने जाए तो एक्सट्रीम समर हीट इंक्रीजिंग कूलिंग डिमांड, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड कैपेसिटी रैंप अप की भी बात है, और अर्बनाइजेशन, राइजिंग कमर्शियल कंजम्पशन, तो इसकी वजह से ये कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। 10.9 लाख करोड़ का बर्डन है, ईरान का जो शॉक मिला है, ईरान यूएस का वॉर के शॉक की वजह से, तो इंडिया कैसे उसको मैनेज करेगा ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, 4 रुपए तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, वीक में आने वाले दिनों में और बढ़त हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के दाम पर यूनिट बढ़ सकते हैं, ऐसी भी बात है। एंड इंडिया नोटिफाइड स्टैंडर्ड फॉर पेट्रोल ब्लेंड्स विद अप टू 30% एथनॉल, मतलब अभी आप जो 20% लेता वो 30% जा सकता है। क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो भी मतलब बहुत ही पेचीदा है, 110 के आसपास तो खेल रहा है। और एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइंग क्रूड इंपोर्ट सोर्सेज इंडिया भारत कर रहा है, मतलब और जगहों से तेल ले, नॉर्वे वगैरह। तो प्रधानमंत्री का जो अभी फिलहाल यूरोप का ट्रिप है उसमें ये बातें आ रही है सामने। हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ है, मेलोडी जो चॉकलेट थी पार्ले की वो इन्होंने गिफ्ट की है मेलोनी को, जो मतलब लीडर है यूरोपियन कंट्री की, तो उनको मेलोडी चॉकलेट ही गिफ्ट की है। और ये मतलब चल रहे हैं बातें, लेकिन सीरियस बातें एनर्जी सिक्योरिटी को लेके क्या हो रही है इस देश की, इसके बारे में कोई बात नहीं है। ये की थीम्स अगर हम देखें, राइजिंग क्रूड प्राइसेस आर फीलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, क्रूड के दाम बढ़ते हैं। इंडिया बैलेंसिंग अफोर्डेबिलिटी विद एनर्जी सिक्योरिटी, एथेनॉल मतलब 30% एथेनॉल मिलाओ, दूसरी जगह से माल लेके आओ, जुगाड़ चल रहा है, भारत सरकार इस जुगाड़ में पड़ी हुई है। और रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, हाई स्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड कूलिंग इन इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, मतलब कहीं ना कहीं डिमांड इसकी भी बड़ी है और इलेक्ट्रिसिटी की भी। और दूसरी तरफ हम अगर देखने जाए तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। मई 13 से लेके मई 19 तक दामों में कहीं ना कहीं बढ़त हमको देखने को मिली है। मई 13 को 99.64 पेट्रोल का दाम था, डीजल का दाम जो था वो 87.89 था, जो मई 19 को 90.24 है डीजल का दाम, और पेट्रोल का दाम 99.64 से 102.54 तक चला गया है। तो लगातार दाम सब चीजों के बढ़ रहे हैं, उसके चलते जैसे ही फ्यूल के दाम बढ़ेंगे तो बिल्कुल जीवन जरूरियात की जो चीजें जो इन ट्रकों में वगैरह आती है उसके दाम भी बढ़ेंगे। आइए रुक करते हैं आगे की स्लाइड पे, और आगे की स्लाइड नंबर 5, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ब्रोकरेज, स्टॉक इन फोकस की जो बात है, तो ज्यादातर जो खबरें हम ट्रैक कर रहे थे उसमें ग्रासिम के रिजल्ट्स की बात थी, संवर्धन रिजल्ट्स की बात थी, मथरसन, ओला इलेक्ट्रॉनिक, अपोलो, बॉश, लेंसकार्ट वगैरह जो स्टॉक्स थे उनके रिजल्ट्स हम ट्रैक करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, जी, बीपीसीएल, हिंडाल्को, और ये जो स्टॉक्स मतलब फोकस में थे ज्यादातर। और स्टॉक पिक्स अगर देखें उन दिनों में तो एवलॉन टेक्नोलॉजीज की बात थी, एडब्ल्यूएल एग्री, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, बीएलएन, मोर ब्रोकरेज जो ब्रोकरेजेस के रडार पे थे। और 50 प्लस कंपनीज ने अब तक मतलब जो अनाउंसिंग है Q4 के रिजल्ट्स का कर दिया है। की अर्निंग्स डे ऑन मई 20, तो आज मतलब मई 20 के दिन, जो मतलब बुधवार के दिन 50 से ज्यादा कंपनियों ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि 45 दिन का उनका जो विंडो है वो खत्म हो गया है 15 मई को, तो और 5 दिनों में जो रिजल्ट्स आए। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, सेवरल कंपनीज रिपोर्टिंग हेल्दी प्रॉफिट, मेटल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफेंस, कंजम्पशन टेक, मतलब Q4 का अर्निंग्स का जो एक शील्डिंग है वो अब खत्म हो रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपया नीचे जा रहा है, तो अब मार्केट यहां से कैसे परफॉर्म करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो स्टॉक्स न्यूज में थे वो बात हमने कर ली। सेक्टर्स जो न्यूज में रहे, ज्यादातर मेटल, एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफेंस और कंजम्पशन की बातें आई थी। तो ब्रोकरेज उस दिशा में उन सेक्टर्स के ऊपर नजर जमाए के बैठी है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखने जाए तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ब्रोकरेजेस की वजह, ब्रोकरेजेस का जो फोकस है वो भी हमने बात कर दी, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की वजह से थोड़ा शील्डिंग जो मिला है मार्केट को, जो मतलब ये 2 पॉइंट की बढ़त या ये जो मिल रहा है वो कैसे मिलेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एफआई बिकवाली कर रहे हैं, रुपया टूट रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का दर बढ़ रहा है, रोजगारी का तो कोई मतलब अता पता है ही नहीं। तो इन सब मुद्दों के बीच मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में अब यहाँ से, क्योंकि अब तक आपके पास Q4 का कंपनीज का रिजल्ट्स का शील्डिंग वगैरह था, तो आपका मार्केट जो है वो उस दिशा में रहा और डीआईआईज उस तरीके से बाय करते रहे।
लेकिन आगे अब यहाँ से कैसे बढ़ेगा आज के दिन से ये देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर, आगे की स्लाइड पे ऊपर बात करते हैं। तो आईटी सेक्टर, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, वर्कफोर्स रीस्ट्रक्चरिंग, मेटा ट्रैक रियली स्मार्ट स्टाफ टू ट्रेन एआई बिफोर ले ऑफ। मतलब उन्होंने जो स्मार्टनेस कौन सी है स्टाफ में, स्टाफ कौन सा स्मार्ट है, उसको एआई के जरिए ट्रैक किया और बाद में उनको छोड़ दिया। मतलब एआई नौकरियां नहीं दे रहा है, एआई नौकरियां खा रहा है। और एआई नौकरियां जनरेट करेगा ये बात नहीं, ये शुरू हो चुका है। और एआई नौकरियां खा जाएगा ये बात थी, लेकिन ये अब शुरू कर चुका है। मेटा लेज ऑफ 4 AM, ये मॉरल स्टार, मतलब 4 बजे मेल आता है कि आप आज से नौकरी में नहीं है। मेटा लेआउट डिटेल्स जो बाहर आई है रॉयटर्स वगैरह ने, May 20 रीस्ट्रक्चरिंग इंटर डॉक्यूमेंट की बात थी, तो ये भी बातें सामने है। स्टैंडर्ड चार्टर जो है 7,000 नौकरियां काटने जा रहा है। बूस्ट एआई टू रिप्लेस लोअर वैल्यू ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो इतना टैलेंटेड स्टाफ नहीं है उनकी नौकरियां जा रही है। Anthropic CEO warns of serious employment crisis as AI set to replace entry level job। मतलब एक तरफ महंगाई की असर है, बेरोजगारी है, ऊपर से उसके ऊपर सर्विस सेक्टर में जो आईटी ड्रिवन एक ग्रोथ आया था हर एक कंट्री में, वहां पे भी मतलब अब नौकरियां है जो मशीन ले जा रहा है। तो मतलब ह्यूमन कैपिटल की अभी जरूरत नहीं रहेगी। तो ह्यूमन अब कंज्यूमर कैसे बना रहेगा, ये सबसे बड़ी चैलेंज है मार्केट्स के लिए। की ट्रेंड्स अगर हम देखने जाए तो एआई बिफोर लेऑफ्स, कंपनीज आर ट्रेनिंग सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू बिल्ड एआई सिस्टम्स बिफोर लार्ज स्केल लेऑफ। मतलब लेऑफ करने से पहले कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको तो लग जाता है कि उनकी नौकरी सिक्योर है, बाकी के लोगों को निकाल दिया जाता है। Structured restructuring details, internal plans and early communications indicated plant phase restructuring. AI replacing human roles, AI adoption is accelerating to replace repetitive lower value and entry level work। तो ये बात बहुत तय है कि एआई नौकरियां खाएगा नहीं, अब खा रहा है, ये वक्त आ गया है। Impact on workforce, job cuts across tech and financial services, entry level opportunities facing highest risk, demand rising from AI, data and engineering skills, and workforce upskilling and reskilling becoming vital। तो मोटे मोटे तौर पे एआई ड्रिवन जो जॉब पैनिक है उसके बारे में बात आ रही है। की थीम्स अगर हम देखें तो एआई जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग में लगी पड़ी है कंपनियां और नौकरियां निकाल रही है, तो आप अप्रेजल भूल जाइए। अब ये जो है आपकी नौकरी टिकेगी नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है एआई के चलते। फर्म्स रिलोकेटिंग कैपिटल फ्रॉम लेबर इंटेंसिव रोल्स टुवर्ड्स ऑटोमेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप नौकरियों की बात भूल जाइए, अब जो लगेगा वो ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें पैसा लगेगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, इस सब चीजों में। तो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशन जॉब्स इंक्रीजिंगली अंडर प्रेशर, तो यहाँ पे भी नौकरियां खत्म हो रही है। आगे चलते हैं, मतलब एआई नौकरियां खा रहा है। आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड पे देखते हैं आईटी स्टॉक्स, हाइब्रिड वर्क एंड इंडियन टेक सेक्टर। तो उसमें कोफोर्ट, टीसीएस, इन्फोसिस के जो दाम है वो फोर्थ सेशन में लगातार बढ़ते रहे हैं। आईटी स्टॉक्स लेड बाय कोफोर्ट पोजीशन गेन अप टू 12% इन 2 सेशंस। बुधवार की ये खबर थी। एचडीएफसी बैंक टू अलाउ टुडे वर्क फ्रॉम फॉर बिजनेस कॉर्पोरेट फंक्शन, मतलब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है भारत में, एचडीएफसी बैंक ने कर दिया है। TCS raises salaries, ties monthly performance pay to office attendance। मतलब ऑफिस अटेंडेंस के साथ पे को लिंक कर दिया गया है, मंथली परफॉर्मेंस उसके ऊपर नजर रखेगी। माइक्रोसॉफ्ट बिगेस्ट इंडिया डेटा सेंटर ऑन ट्रैक टू गो लाइव ऑन मिड 2026, ये रॉयटर की खबर। तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ऑन हो रहा है इंडिया में। और निफ्टी आईटी की इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन जहां पे गेंस देखने को मिला है। टॉप परफॉर्मर्स में परसिस्टेंट है, विप्रो है, टीसीएस, कोफोर्ज, इन्फोसिस, ये कंपनियां आईटी पैक, क्योंकि एफआईआई जो है वो इन कंपनियों के ऊपर भी दाव लगा रही है। इंडियन आईटी सर्विसेज ड्रिवन बाय एआई एंड डिजिटल स्पेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एआई स्पेंडिंग आउटलुक जो है इन कंपनीज का, उसकी वजह से स्टॉक्स में कहीं ना कहीं डिमांड है। रोबस्ट डील पाइपलाइन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नो डाउट अबाउट दैट। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं कंपनियों के। और टैलेंट फोकस ऑन एआई, क्लाउड एंड डिजिटल इंजीनियरिंग, मतलब अब वो जो रोल्स है वो रोल्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, एआई के लिए ज्यादातर काम दिया जा रहा है। 2 डे वर्क फ्रॉम होम एचडीएफसी ने दे दिया, हमने बात कही ऑलरेडी। इंटरप्राइजेज आर एडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल वर्क मोड्स टू बैलेंस प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब ठीक है, आप अपने घर का बिजली पंखा जलाइए, ऑफिस में ये कट कॉस्ट उस तरीके से होगा। और की थीम्स पे अगर हम देखें तो इंडियन आईटी सर्विसेज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम एआई स्पेंडिंग, नो डाउट अबाउट दैट। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर डिजिटल क्लाउड एंड एआई लिट, मतलब इंडियन आईटी कंपनियां अब एआई की एक तरीके की कंज्यूमर्स बन चुकी है। और उसका जो पाइपलाइन, जो वर्क पाइपलाइन, उसमें नौकरियां नहीं होगी लेकिन काम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से एफआईआई उसमें दाव खेल रहे हैं, क्योंकि जब आपका इतना आउटपुट नहीं, मतलब इतना आपका जो जो एक्सपेंडिचर है ह्यूमन फोर्स पे वो कम हो जाएगा और आप एआई में स्पेंड करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नफा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे यही लॉजिक है। और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स इसलिए प्रमोट किए जा रहे हैं कि आप अपने घर से भी काम कीजिए, हमको हमारे रिजल्ट से मतलब है, एंड रिजल्ट से मतलब है।
और बाकी एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे इंडिया अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है, ये बात बिल्कुल जाहिर हो रही है। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर बात करें। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स, इन्फ्लेशन, यूएस स्ट्रेस की जो अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल ये बात दिख रही है कि टॉप हेडलाइंस में यूएस ट्रेजरी आर नाउ फॉर्मली इन डेंजर जोन। तो इसके साथ साथ यूएस ट्रेजरी का 30 ईयर्स का जो यील्ड है, इट हिट्स हाईएस्ट सिंस 2027, इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से। और ट्रेजरी मार्केट एक तरीके का एक कर्व देखने को मिला है जिसमें डाउनवर्ड था, थोड़ा अप जा रहा है, 5.18 पे है। और यूएस स्टॉक मार्केट्स इसकी वजह से क्रैश हो रहे हैं। डो जोन्स में 395 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, एसएनपी में 0.64% और नैस्डैक में 0.84%। राइजिंग बॉन्ड यील्ड, प्रेशर ऑन इक्विटीज एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो इन सब मुद्दों के चलते यहाँ पे ये बातें आ रही है। बॉन्ड मार्केट सिग्नलिंग persistent inflation and fiscal thing, raising yield pressure और टेक अर्निंग्स जो है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को लेके, उसकी वजह से ये जिसको बोले कि हंगामा खड़ा हो चुका है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे स्लाइड्स के ऊपर। तो दूसरी स्लाइड में अगर हम देखने जाए तो बात आ रही है साइबर सिक्योरिटी, डेटा ब्रीचेस एंड एआई रिस्क की। तो इसमें भी अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी, डेटा ब्रीचेस, एआई रिस्क जो है, गिटहब जो है उसके ऊपर एक हैकिंग का हमला हुआ है गिटहब के ऊपर। और दूसरी तरफ एआई रिलेटेड डेटा ब्रीचेस भी हमको देखने को मिला है। ड्रूपाल ने कुछ कोर सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज किए। न्यू फिशिंग क्लिक हाउ मतलब ऑथेंटिक करके बाईपास कर लेते हैं। और एआई रिलेटेड ब्रीचेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ एआई की कंपनियों के प्रॉफिट, कंपनियां जो एआई के ऊपर मतलब अपना मदार बना के बैठी है, और दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी का रिस्क। तो कहीं ना कहीं मतलब ये दिख रहा है कि आपकी चीजें साइबर वर्ल्ड में इतनी सेफ एंड सिक्योर नहीं, हालांकि कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ रही। तो की थीम्स अगर उसके ऊपर नजर देखें तो एआई लिंक वल्नरेबिलिटीज एंड क्रेडेंशियल अटैक्स आर एस्केलेटिंग ग्लोबली। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम इंक्रीजिंगली एक्सपोज थ्रू डेवलपर टूलिंग। और रेगुलेटरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल साइबर सिक्योरिटी स्पेस में इंटेंसिफाई किया जा रहा है। मतलब जहां से पैसा आ रहा है, जिस कंपनी को इस मॉडल के जरिए पैसा मिल रहा है, वहां पे अगर सिक्योरिटी का थ्रेट है तो वो बिल्कुल अपना सेफगार्ड करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड पे नजर डालते हैं। तो ईवी, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी ट्रांजिशन की बात है। इंडिया वेज $1 बिलियन एड फॉर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसेस एंड ट्रक्स। इसके चलते जेबीएम ऑटो, अल्ट्रा, ग्रीन टेक, इनके जो स्टॉक्स है वो फोकस में आ गए। मर्सिडीज एजीएम जीटी 4 डोर कूप ईवी रिवील मेक्स अप टू 1169 हॉर्स पावर की मतलब गाड़ी बनाने की बात है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी वाईएमसी स्पाइस इन अ क्लियर वीडियो। और स्कोडा इक्विप इलेक्ट्रिक एसयूवी 440 किलोमीटर की रेंज प्रति चार्ज की बात है। तो ये सब खबरों के चलते की थीम्स अगर हम देखें तो इंडिया ने जिस तरीके से ईवी में मतलब $1 बिलियन का जो मतलब पैसा लगाने की या रियायत देने की बात की, इसके चलते ईवी कंपनीज के स्टॉक्स जो है फोकस में है। प्रीमियम ईवी लॉन्चेस हाइलाइट्स रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मर्सिडीज जैसे अपनी गाड़ियां लॉन्च करी तो बिल्कुल ये दिख रहा है, मर्सिडीज है या स्कोडा जिस तरीके से लॉन्च करी है। तो बैटरी सप्लाई चेन रिमेन्स अ स्ट्रैटेजिक सेंसिटिव, मतलब अभी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की इश्यू, और चार्जिंग का जो स्पीड है वो लेके की इश्यू है। तो ईवी आप देंगे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की चीजों आप कैसे मैनेज करेंगे ये देखना पड़ेगा। चलते आगे, आगे स्लाइड देखते हैं। आगे की जो स्लाइड है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने सीधी फ्लाइट्स लॉन्च किए बिटवीन जूरिच एंड बेंगलुरु। और इंडिया टू मॉनिटर बोइंग फ्यूल स्विच टेस्ट। एयर इंडिया में जो लंदन का जो एक्सीडेंट हुआ, अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट, उसके बाद उसके फ्यूल स्विच टेस्ट देखने के लिए कुछ ऑफिशियल्स जा रहे हैं सिएटल बोइंग की फैसिलिटी पे। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखने जाए तो यही सब बातें आजकल एविएशन सेक्टर में है। तो की थीम्स अगर हम देखें तो यही है। तो इंटरनेशनल कैरियर्स एक्सपांडिंग कनेक्टिविटी टू इंडिया, Bangalore emerging as a strategic global aviation and technology hub, no doubt about that. And aviation safety की अगर हम बात करें तो एविएशन सेफ्टी एमिट बोइंग मतलब एक तरीके का उसमें कुछ ना कुछ क्या इन्वेस्टिगेशंस निकलेगा इसके ऊपर सबकी नजर है। बात करते हैं स्लाइड नंबर उसके ऊपर चले जाए तो स्लाइड नंबर 1 से इसमें कुछ ग्लिच आया है। बात करते हैं कमोडिटीज, गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स की। तो वॉलेटाइल मार्केट्स है, पॉलिसी इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म सेफ हेवंस की बात है।
गोल्ड के भाव के बारे में ज्यादातर खबरें हैं। गोल्ड एमसीएक्स पे 158,466 पर 10 ग्राम चला है, 1.01% टूटा है। सिल्वर जो है 91,350 पर केजी 0.96% टूटा है। यूएस डॉलर 96.96 पे है फिलहाल। तो गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखने जाएं तो ड्यूटी हाइक आने के बाद बिल्कुल एक इफेक्टिविटी देखने को मिली है। हायर कॉस्ट इंपोर्ट जो है, इसके चलते डिमांड भी कहीं ना कहीं स्लो हुई है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोना मत खरीदिए, तो सुनार की दुकानों में अभी मतलब ऐसे ठंडी का माहौल है, गर्मी के दिन वो एसी भी नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा माहौल है। तो धंधा नहीं है, धंधा मंदा तो नहीं है, धंधा है ही नहीं, ऐसे हालात है सुनारों की दुकान पे। और डॉलर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए कवायद हो रही है सब जगह पे। ऑयल प्राइसेस कैसे, तो ज्वेलरी स्टॉक्स अगर फोकस में देखें तो टाइटन, कल्याण, सेनको, ये जो स्टॉक्स है वो फोकस में रहे। और की थीम्स अगर हम देखें तो गोल्ड मार्केट्स रिएक्टिंग शार्पली टू द स्ट्रॉन्गर डॉलर एंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, import restrictions and duties influencing domestic jewelry demand and pricing, और प्राइसेस प्रेशियस मेटल्स मतलब रिमेन्स अ जियोपॉलिटिकल हेज। तो नो डाउट अगर शॉर्ट टर्म वीकनेस है तो भी आने वाले दिनों में गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, कहना यहाँ चाहते हैं मोटे मोटे तौर पे एक्सपर्ट्स। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, दूसरे स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। स्ट्रैटेजिक आउटलुक, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड क्या रहना चाहिए आपका। तो एमके ये कहता है कि 29,000 तक मार्च 2027 में निफ्टी जा सकती है। तो बुल केस 29,000 एमके देख रहा है, बेयर केस अगर हम देखें तो 20,500 पे जा सकता है। की ड्राइवर्स क्या है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। की ड्राइवर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिकवरी, इंडिया ग्रोथ प्रीमियम जो है उसकी बात है, पॉलिसी सपोर्ट एंड कैपेक्स साइकिल, डिजिटल एआई एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, और ईजिंग इन्फ्लेशन ओवर टाइम। तो इंडिया इक्विटी का जो और बाकी के जो रिस्क है उसमें जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन, ऑयल प्राइसेस का स्पाइक कैसे रहेगा, राइजिंग बॉन्ड यील्ड और एफआई का आउटफ्लो कैसे रहेगा, वो जो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग करेगा नहीं करेगा, और ग्रोथ स्लो डाउन का रिस्क है। तो इसके चलते निफ्टी कहीं ना कहीं 21,000 से 24,500 इन FY26 विच स्ट्रक्चरल रहा है, लेकिन 27 और 29,000 तक जा सकता है। इंडिया का जो इक्विटी लैंडस्केप है, इंडिया आउट ऑफ वर्ल्ड टॉप 100 कंपनीज, मार्केट कैप इरोजन ड्यू टू इक्विटी मार्केट डिक्लाइन। और एफआई ओनरशिप की अगर हम बात करें मल्टी ईयर लो, तो परसेंटेज टोटल मार्केट कैप ओन बाय एफआई कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, मतलब एफआई भारत में से पैसा निकाल रहे हैं। बीच में किसी ने कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया में, ये बात यहाँ पे दिख रही है। एफआई हैज नाउ इन्वेस्टेड अक्रॉस 1300 स्टॉक्स वर्सेस 700 अर्लियर। हालांकि स्टॉक्स में जो पैसा डाला है वो स्टॉक्स की संख्या बढ़ी है, 700 के सामने 1300, लेकिन वो जो उनका जो स्पेंड होना चाहिए वो घटा है। मोर बैलेंस एंड डाइवर्सिफाई एफआई बेट्स अक्रॉस द मार्केट कैप्स। तो देखना पड़ेगा कि एफआई किस तरीके से अपना खेला कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक टेक अवेज अगर हम देखें तो मार्केट्स आर बैलेंसिंग नियर टर्म जियोपॉलिटिकल विद लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ ऑप्टिमिज्म, मतलब इंडिया का एक खुद का जो ग्रोथ स्टोरी है, खुद का जो कंजम्पशन है वो कैसे बनाए रखेगा, ये भी गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है और मार्केट के सामने भी चैलेंज है। AI, एनर्जी सिक्योरिटी, ईवी ट्रांजिशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग एज डोमिनेंट मैक्रो थीम्स, मतलब ये मैक्रो थीम्स बन रही है इंडिया की, क्योंकि इतना बड़ा देश तो कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है बिल्कुल। Currency stability, inflation management, capital inflows remain the biggest variables for policymakers and investors throughout FY27। तो ये चैलेंज है, एक तरफ 29,000 के सेंसेक्स की बात है, लेकिन ये भी साथ में ज्यादा चैलेंज है। और बाकी सप्लाई चेन रिलाइनमेंट कैसे करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ले जाएंगे, ईवी मोबिलिटी रिवोल्यूशन की बात है। तो ये सब मोटे मोटे तौर पे ग्रोथ स्टोरी की बात करें, लेकिन आप पब्लिक के हाथ में अगर डिस्पोजेबल पैसा होगा तो ग्रोथ है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे की स्लाइड पे, मतलब ये एक स्ट्रैटेजी। इंडिया मार्केट्स का परफॉर्मेंस अगर हम देखने जाए तो बुधवार को इंडिया मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सीमेंस एनर्जी सर्च 6% लिफ्ट मार्केट की वजह से, और दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स की रैली देखने को मिली। कॉग्निजेंट बायबैक की बात आई। आज का आउटलुक अगर हम बात करें गुरुवार का, तो कैटलिस्ट एंड रिस्क की बात है। एचडीएफसी बैंक ने वर्क फ्रॉम होम का जो बात कर दी है, रिकॉर्ड आरबीआई डिविडेंड की बात है, ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस 29,000 निफ्टी जाएगा, ये बात भी है। तो रिन्यूड ईरान वॉर फियर्स, ऑयल मतलब कैसे ऑयल के प्राइसेस बिहेव करेंगे ये भी देखना पड़ेगा, और ग्लोबल शॉक्स और पॉलिसी इंटरवेंशन उसमें कैसे आते हैं आरबीआई की तरफ से रुपए को कंट्रोल करने के लिए। और ग्लोबल वॉलिटिलिटी इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो यूएस ईरान का जो स्टेलमेट है उसको लेकर सब इन्वेस्टर्स और निवेशक सब में चिंता का माहौल है। और दूसरी तरफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस, ये भी एक बड़ा वो है, रुपी कैसे बिहेव करता है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इसकी वजह से जो महंगाई, तो ये भी देखना पड़ेगा। और कमोडिटीज में अगर हम देखने जाए तो ऑयल बिल्कुल मतलब अभी तो स्टेबल होने की बात नहीं कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ नेचुरल गैस, वहां पे भी
सप्लाई चेन्स को लेके किल्लत है। गोल्ड प्राइसेस का प्रेडिक्शन जो है, जैसे हमने कहा कि फिलहाल अगर वीकनेस है तो आने वाले दिनों में पॉजिटिव होने की संभावना है। इंडियन रूपी अब कैसे बैलेंस करेंगे, आरबीआई कैसे मेजर्स लेती है, गवर्नमेंट कैसे मेजर लेती है, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और सिल्वर बार का जो रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट्स का, उसकी वजह से सोलर इंडस्ट्री मतलब पूरी एक तरीके से मतलब हिली हुई है, क्योंकि उनका जो ये मटेरियल है वो मटेरियल यूज होता है सोलर पैनल्स वगैरह में। स्टॉक स्पेसिफिक अलर्ट्स की अगर हम बात करें तो Q4 रिजल्ट्स अपडेट का जो बात है उसमें ग्रासिम प्रॉफिट क्लाइम्स 31%, इंडियन ऑयल अप 81%, बेल नेट प्रॉफिट 5%। ये स्टॉक्स बिल्कुल रडार पे। उसके अलावा रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, अडानी, कैटल टॉक एंड अदानी एंड प्रायोरिटी मतलब पोस्ट पेड एयरटेल वगैरह। तो CATL, अदानी, एयरटेल, आईडी, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस के स्टॉक्स जो है वो उसके ऊपर ब्रोकरेज अपनी नजर बना के बैठे हैं। लास्ट और अंतिम स्लाइड, ब्रोकरेज किस स्टॉक्स के ऊपर पूरी दुनिया में और भारत में नजर बना के बैठे, कौन से सेक्टर्स वो ट्रैक कर रहे हैं। तो टॉप सेक्टर्स अगर हाइट देखें ब्रोकरेज की तरफ से तो फाइनेंशियल सर्विसेज है भारत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, ऑटो, ईवी और फार्मास्यूटिकल्स है। और उसमें खास करके अगर हम कंपनीज की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, और जो जो ईवी कंपनीज JBM, ऑल्ट्रेक्रा वगैरह, तो उनके ऊपर। और फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा। टाटा मोटर्स पे बाय के रिकमेंडेशन है, इन्फोसिस पे एक्यूमुलेट है, भारतीय एयरटेल पे बाय है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय है, HDFC पे बाय है, टाइटन पे होल्ड है, BPCL पे बाय है, ICICI सिक्योरिटीज में एक्यूमुलेट का कॉल दिया हुआ है इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स ने। इमर्जिंग मतलब जो मार्केट्स है उसके सामने डेवलप मार्केट्स की जो बात है यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है। कैपिटल फ्लोज कैसे जा रहे हैं ग्लोबल माइक्रो हेडविंड्स के सामने, ये भी यहाँ पे उनकी नजर है। और उनको लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप मार्केट्स में ज्यादा मतलब हलचल हो सकती है मार्केट्स में, तो उनकी नजर ऐसे स्टॉक्स पे, ऐसे सेक्टर्स पे है। ग्लोबल मार्केट्स में उनका अगर हम फोकस देखने जाए, आप स्लाइड प्लीज रखिए ताकि वो बात हम कर सके। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो फोकस है, तो ग्लोबल मार्केट्स में जो फोकस है वो मैं जरा देख लूं, एक मिनट। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो फोकस आ रहा है ये मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स में जो फोकस है उसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी, AI, हेल्थ केयर, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें एनवीडिया में बाई का कॉल है, माइक्रोसॉफ्ट में एक्यूमुलेट